ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। हमें कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें उनके बीच जो अंतर है उसकी खुशी माननी चाहिए। ये किसने कहा है? बारबरा विलेकवर्न ने कहा है। समुद्री पारिस्थितिकी की जटिल चुनौतियां। समुद्री जीवों पर चरम मौसम का प्रभाव गहरा बहुआयामी होता है। जलवायु आपदाओं से जूझती प्रजातियों और समुद्र संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र की संधि महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जीवन की रक्षा करना है। भारतीय समुद्री अनुसंधान के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र के जीवों की निगरानी की जा रही है। अर्जेंटीना में शैवालों के कारण प्रदूषण से समुद्री स्तनधारियों तक पहुंचते जहरीले पदार्थों को लेकर अध्ययन किए जा रहे हैं। अत्यधिक मछलियां पकड़ने से 37.7% मत्स्य भंडार प्रभावित हो रहे हैं। शोध रिपोर्ट बताती है कि 1970 के बाद से सार्क और अन्य प्रजातियों में 71% की गिरावट आई है। अब वैश्विक अभियान का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 1 लाख नई प्रजातियों का पता लगाना है। अभी चिंता की बात यह है कि शैवालों के कारण बढ़ते प्रदूषण से कई समुद्री प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय समुद्री क्षेत्र में मार्च 2025 तक समुद्री जीवों की गणना के लिए चलाए गए अभियान के तहत 850 से अधिक नई समुद्री प्रजातियों की खोज की गई। तमिलनाडु तट पर फिनलेस स्नैक ईल और बंगाल की खाड़ी में सी स्लग जैसी नई प्रजातियां खोजी गई। एक खोज है समुद्री जैव विविधता को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए नई प्रजातियों की खोज आवश्यक है, क्योंकि गहरे समुद्र की 90% प्रजातियां आज भी अज्ञात हैं। तमिलनाडु के कोलाचेल तट पर स्नैक ईल की नई प्रजाति खोजी गई और इसी तरह बंगाल की खाड़ी के तट पर खोजी गई हेड सील्ड सी स्लग की एक नई प्रजाति है। शोधकर्ताओं ने 6000 मीटर से अधिक की समुद्री गहराई से वेल रोपीलिना ग्रेट चेनाई नामक एक दुर्लभ घोंघा खोजा है। ये प्रजातियां समुद्री परिस्थितिकी तंत्र को समझने और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री जैव विविधता पर ताजा अनुसंधान जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों के प्रवास और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है। गौरतलब है कि 2026 में लागू ऐतिहासिक समुद्री समझौता अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा करेगा और समुद्री जीवन की खोज को गति देते हुए महासागरीय जनगणना में 866 नई समुद्री प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि 71% क्षेत्रफल में फैला महासागर पृथ्वी पर जीवन का मूलभूत आधार है और इसकी विशाल जैव विविधता जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक है और यह लाखों लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करती है। फिर भी महासागर का अधिकांश भाग अनछुआ ही है और अब तक केवल लगभग 10% समुद्री प्रजातियों का ही दस्तावेजीकरण किया जा सका है और इसके रहस्यों को उजागर करना जैव विविधता की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन विकसित करने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः किसी नई प्रजाति की आधिकारिक पहचान में 1 दशक अथवा इससे अधिक समय भी लग जाता है। समुद्री जीवन की पहचान में तेजी लाने के वास्ते सामाजिक नवाचार के लिए समर्पित कई गैर लाभकारी संस्थाएं भी समुद्री विज्ञान को संरक्षित कर रही हैं और उन्हीं में से कुछ संस्थाएं 1 अप्रैल 2023 से महासागर जनगणना में जुटी हैं। 1 दशक में 10 लाख नई प्रजातियों की पहचान करना उनका लक्ष्य है। नई प्रजातियों की खोज के दौरान हिंद महासागर के पास कोकोस किलिंग द्वीप समूह में 1175 से 1896 मीटर की गहराई में कई नई प्रजातियों की खोज की गई। अल नीनो के कारण जंबो स्क्विड की प्रवास मार्गों प्रजनन समय में बदलाव देखा गया है और आप देखते हैं कि नेचर की रिपोर्ट के अनुसार यह समुद्र के बढ़ते तापमान का सीधा असर है। वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं
कार्यकर्ताओं का मानना है कि समुद्री जीव प्रजातियों से जुड़े आंकड़ों की तुलना से नई प्रजातियों की खोज तेज हो सकती है। कुछ वर्ष पहले जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं को छोटे जीवों की खोज के दौरान 200 से अधिक समुद्री प्रजातियों का पता चला और इनमें से 2 दर्जन से ज्यादा नई प्रजातियां हैं। छोटे जीव इनका आहार होते हैं और बड़े जीवों इनको खा जाते हैं। गौरतलब है कि ये समुद्र की सफाई भी करते हैं और समुद्र में नई प्रजातियों को पहचानना बेहद श्रम साध्य कार्य है। एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया में नई प्रजातियों की पहचान की जाती है और यह अनुभव समुद्री प्राकृतिक संपदा की बेहतर पहचान को भी समृद्ध करता है। जलवायु परिवर्तन और प्रवास के बीच गहरा संबंध है। इस समय पर्यावरण का दबाव दिख रहा है और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, मरुस्थलीकरण और विनाशकारी मौसम कृषि को नष्ट कर रहे हैं। इससे जीव जंतु भोजन की तलाश में मूल स्थानों से दूर अन्यत्र प्रवास करने लगते हैं। जलवायु परिवर्तन खासतौर से प्रवासी पक्षियों को प्रभावित कर रहा है और जिससे भी अनुकूल जलवायु की तलाश में अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। प्रवासन का स्वरूप बदलने से कई क्षेत्रों, विशेषकर तटीय बसावटों में सामाजिक आर्थिक समस्याएं एक बड़ी वजह बन रही हैं। जलवायु परिवर्तन समुद्री परिस्थिति तंत्र के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जो महासागरों को गर्म, अधिक अम्लीय और ऑक्सीजन रहित बना रहा है और इससे प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही हैं। मछलियों के प्रवास के मार्ग बदल रहे हैं और कई समुद्री प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। यह संपूर्ण समुद्री खाद्य श्रृंखला और तटीय समुदायों को प्रभावित कर रहा है। बढ़ता तापमान मूंगा भित्तियों को नष्ट कर रहा है, जो समुद्री जैव विविधता के केंद्र है। गर्म पानी से बचने के लिए मछलियां और अन्य जीव ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होती है और जिससे मछलियां अन्य जीवों का दम घुट रहा है। महासागर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने से पानी अम्लीय हो रहा है, जो शंख, घोंघे और अन्य कैल्शियम कार्बोनेट कवच वाले जीवों के घोल को गला रहा है। तापमान में बदलाव के कारण मछलियों के प्रजनन का समय बदल रहा है और जिससे उनकी आबादी प्रभावित हो रही है। गर्म पानी में हानिकारक शैवाल तेजी से बढ़ते हैं, जो समुद्री जीवों को विषैला बनाने के साथ उन्हें मार भी देते हैं। ये परिवर्तन समुद्री परिस्थिति तंत्र के नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। पूरे समुद्री क्षेत्र में स्थानीय प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम गहराता जा रहा है और इसलिए नई समुद्री प्रजातियों की खोजबीन पर पूरी दुनिया में कई अनुसंधान चल रहे हैं। सैली चीसोल्म और उनकी टीम ने वर्ष 1988 में नए सूक्ष्म समुद्री जीव केलोरोकाकस की खोज की थी, जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने और पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। जर्मनी के शोधकर्ताओं का दल विलुप्त होते समुद्री केंचुओं की खोज कर रहा है। पोलैंड की प्रोफेसर अन्ना याजदेवस्का ने छोटे झींगों जैसी दर्जनों नई प्रजातियां ढूंढ निकाली हैं। दुर्लभ धातुओं से भरे पूरे प्रशांत महासागर के करीब 4500 मीटर की गहराई में लगभग 24 नए छोटे झींगे मिले हैं और जलवायु आपदा और आक्रामक प्रजातियां बढ़ने से कम अनुसंधानित समुद्री प्रजातियां विलुप्त प्राय हो चली हैं और जिनमें समुद्री केंचुए भी हैं। ये केंचुए समुद्र की परिस्थिति में अहम भूमिका निभाते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। मशीन बना मनुष्य। नई तकनीकें हमेशा से ही आम इंसान को चकित करती रही हैं। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता चर्चा के केंद्र में है। मैं बात कर रहा हूं एआई की। अब आप कहोगे कि एआई आखिर है क्या, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। यह कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसका उद्देश्य ऐसी मशीनें या कंप्यूटर सिस्टम बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें, समझ सकें और सीख सकें और निर्णय ले सकें। हमारे जीवन में ऐसा ही कौतूहल तब भी देखने को मिला था जब कंप्यूटर और मोबाइल का आगमन हुआ था। हर नई तकनीक आम व्यक्ति के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा करती है, क्या यह उसके जीवन को बेहतर बनाएगी या फिर उसे और पीछे धकेल देगी। इस संदर्भ में यह समझना महत्वपूर्ण है कि मशीनें अब तक मनुष्य के निर्देशों पर ही काम करती आई हैं। वे निष्पक्ष होकर एक समान तरीके से कार्य कर सकती हैं, लेकिन उनकी दिशा और उद्देश्य मनुष्य ही तय करता है। अगर तकनीक का विकास मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो वह केवल सुविधा का साधन नहीं बल्कि अवसरों का विस्तार करने वाला माध्यम बन सकती है। जब आम लोग जुगाड़ और तरकीबों से आगे बढ़कर तकनीक के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने लगें, तब समझा
जा सकता है कि वह तकनीक एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब तक की तकनीकों से अलग और विशिष्ट है, क्योंकि इसे इंसानों की तरह काम करने और निर्णय लेने के लिए विकसित किया गया है। यही कारण है कि यह कई लोगों के मन में अपनी प्रासंगिकता खोने का भय भी उत्पन्न करता है। आज स्थिति यह है कि केवल एक निर्देश देने भर से काम पूरा हो जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायरा इतना व्यापक है कि यह हमारी कल्पना से भी आगे तक फैला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इसकी कार्यप्रणाली और भाषा को समझ ले तो वह अपने लिए कई एजेंट यानी डिजिटल सहयोगी तैयार कर सकता है। ये अलग अलग क्षेत्रों में कि विशेषज्ञों की तरह कार्य करते हैं। कोई लेखन में मदद करता है, कोई शोध में, तो कोई तकनीकी कार्यों में। और इस तरह एक व्यक्ति के साथ एक पूरी डिजिटल टीम काम कर सकती। यह विचार पहली नजर में असंभव या भयावह लग सकता है, लेकिन अब यह वास्तविकता बन चुका है। मानव इतिहास पर दृष्टि डालें तो जब पहली बार मनुष्य के हाथ में कलम आई होगी, तब उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक नया माध्यम मिला। इसके बाद कंप्यूटर आया, जिसने कार्य की गति और दायरा दोनों को विस्तृत किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी हमें इसी दृष्टि से देखना चाहिए, एक उपकरण के रूप में। यह हमारे विचारों का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए है। अगर इसका संतुलित उपयोग किया जाए तो यह हमें रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों से मुक्त कर सकता है और हमें सोचने, सीखने, सृजन करने के लिए अधिक समय दे सकता है। मगर यह भी आवश्यक है कि हम इसे अपनी बौद्धिक क्षमता का विकल्प न बनने दें। जैसे कलम केवल सीखने में सहायता करती है, विचार नहीं देती, वैसे ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी तभी सार्थक है जब वह मानव बुद्धि और संवेदना के साथ मिलकर कार्य करे। और देखिए, उपयोग हो रहा है तब ठीक है, जब दुरुपयोग होने लगता है तब परेशानी होने लगती है। विज्ञान कथा फिल्मों में अक्सर एक विशाल और शक्तिशाली रोबोट दिखाया जाता है, जिसे नियंत्रित करने वाला एक छोटा सा जीव होता है। यह दृश्य प्रतीकात्मक भी है। अगर हम एआई का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने के बजाय केवल परिश्रम से बचने के लिए करने लगें, तो भविष्य में हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो सकती है, जहां मशीनें शक्तिशाली हों और मनुष्य अपनी ही क्षमताओं से दूर होता चला जाए। हम बिना समझे और सीखे केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर हो जाएं, तो हमारी सोच सीमित हो सकती है। हम नए विचारों के बजाय पहले से बने ढांचे को दोहराने लगेंगे। रचनात्मक और मौलिकता का आधार जिज्ञासा और सीखने की इच्छा है। यह कमजोर पड़ जाए तो तकनीकी प्रगति के बावजूद हमारी बौद्धिक क्षमता घट सकती है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को संचालित करने वाले डेटा सेंटर अत्यधिक ऊर्जा और पानी का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका उपयोग जिम्मेदारी और संतुलन के साथ करना आवश्यक है। तकनीक जितनी शक्तिशाली होती है, उसके उपयोग में उतनी ही सजगता अपेक्षित होती है। और आखिरकार तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, समाज को हमेशा मौलिकता और की जरूरत होगी। चित्रकारों, दार्शनिक और समाज सेवियों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। मशीनें जानकारी दे सकती हैं, स्वरूप पहचान सकती हैं और कार्यों को तेज कर सकती हैं, लेकिन कल्पना, संवेदना और सामाजिक प्रतिबद्धता जैसे गुण मनुष्य के ही हैं। एक चित्रकार केवल रंगों से चित्र नहीं बनाता, वह अपने समय की भावनाओं को कैनवास पर उतारता है। एक दार्शनिक केवल प्रश्न नहीं उठाता, बल्कि जीवन को समझने के नए दृष्टिकोण देता है। और एक समाज से भी समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़ा होकर परिवर्तन की दिशा तय करता है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाज को कुशल, ईमानदार और मेहनतकश लोगों की हमेशा आवश्यकता रहेगी। वह कारीगर जो अपने हाथों से सृजन करता है, वह शिक्षक जो ईमानदारी से ज्ञान देता है, वह श्रमिक जो अपनी मेहनत से समाज की नींव मजबूत करता है। इनकी भूमिका किसी भी तकनीक से कम नहीं हो सकती। तकनीक काम को आसान बना सकती है, लेकिन समर्पण, ईमानदारी और श्रम का मूल्य आज भी वही है जो पहले था। तकनीक के विकास के साथ यह भी जरूरी है कि हम मानवीय मूल्यों, रचनात्मकता और मेहनत की गरिमा को उतना ही महत्व दें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे कार्य को सरल बना सकती है, लेकिन समाज को दिशा देने और सबके लिए अवसर सुनिश्चित करने का कार्य आज भी मानव सोच, संवेदना और परिश्रम ही करते हैं। ये छोटी छोटी टिप्पणियां पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये संकट और उम्मीद। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से गहरा रहे वैश्विक संकट के बीच क्वाड देशों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और देखिए, क्वाड में भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका शामिल है और जापान शामिल है। खास बात यह है कि भारत की मेजबानी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह बैठक होगी। खबरों के मुताबिक इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श के अलावा विश्व भर में पैदा हुआ ऊर्जा संकट से निपटने के उपायों पर भी मंथन किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे को लेकर भी यह उम्मीद जताई जा रही थी कि पश्चिम एशिया में शांति बहाली का कोई रास्ता निकलेगा,
मगर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वार्ता के नतीजे में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। क्वाड में शामिल देशों में से भारत पर इस वैश्विक संकट का मौजूदा परिस्थितियों में सबसे ज्यादा असर देख रहा है। चूंकि वर्तमान में भारत क्वाड की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए यह उम्मीद है कि इस बैठक में ऊर्जा संकट का मसला प्रमुखता से रखा जाएगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्वाड में अमेरिका भी शामिल है और ईरान के साथ उसके और इजरायल के संघर्ष से ही संकट की यह स्थिति उत्पन्न हुई है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को भारत पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया है। साथ ही पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की गई है। अब सबकी नजरें क्वाड की बैठक पर टिकी हैं और उसमें किन मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच फिलहाल युद्ध विराम जारी है, लेकिन हॉर्मुज जलमार्ग को खुलवाने के लिए अमेरिका के प्रयास अभी तक नाकाम रहे। इसके बजाय हॉर्मुज के आसपास अमेरिका की नाकेबंदी से स्थिति और जटिल हो गई। दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं और जिस कारण शांति वार्ता के मार्ग पर अनिश्चितता की बर्फ जम गई है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे वैश्विक संकट का भारत पर कितना असर हुआ, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 दिनों से भी कम समय में शनिवार को तीसरी बार बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। सीएनजी की कीमत में भी 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है कि ईंधन के दामों में इजाफे से आने वाले दिनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं भी महंगी होंगी। कुल मिलाकर इस संकट की सबसे ज्यादा मार आमजन पर ही पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि क्वाड की बैठक में इस मसले को प्रमुखता से रखा जाए और संकट का स्थायी समाधान तलाशने की कोशिश की जाए। इस संगठन में भारत, अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल हैं और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। क्वाड की इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, इसमें समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा जैसे मसलों पर गहन मंथन के लिए किए जाने की संभावना है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए हिंद महासागर है। यहाँ आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा। ये जापान है, ये है चाइना, ये रूस, यूक्रेन है। यहाँ आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा, तेहरान इसकी राजधानी है। ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगा। ये संयुक्त अरब अमीरात है। यहाँ आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, इजराइल है। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है। और यहाँ आप लोगों की यूएसए देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। योग्यता की कसौटी। खेल की दुनिया में योग्यता अयोग्यता की कसौटियां कई बार क्षमताओं को बाधित करने या फिर नज़रअंदाज करने की हद तक चली जाती हैं, जबकि यह संभव है कि किसी खिलाड़ी को मैदान से बाहर करने के लिए जिन नियमों का हवाला जाता है उनका कोई खास मतलब नहीं होता है। बस कुछ पूर्वाग्रहों की वजह से नियमों को बहाना बना लिया जाता है। एक सक्षम खिलाड़ी से उसके अवसर छीन लिए जाते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में इसी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ को फटकार लगाई और कहा कि हमारे देश में मां बनना कोई गुनाह नहीं है। कुश्ती महासंघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। अदालत ने महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के लिए होने वाली चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट मां बनने के बाद अब फिर से कुश्ती के मैदान में उतरना चाहती हैं, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों का हवाला देते हुए विनेश फोगाट को 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलने के अयोग्य घोषित कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सवाल उठाया कि जब विनेश फोगाट देश की एक स्थापित और शीर्ष स्तर की पहलवान रही है तो नियमों में अचानक बदलाव करके उन्हें खेलने से दूर रखने की कोशिश क्यों की जा रही है। गौरतलब है कि विनेश फोगाट को भारत की सबसे कामयाब महिला पहलवानों में से एक माना जाता है। 2024 में पेरिस के ओलंपिक में एक तकनीकी वजह से उनके कैरियर में चुनौती सामने आई थी, लेकिन उससे पार निकलकर उन्होंने आगे का रास्ता देखा। कुछ समय पहले वे मां बनी और मातृत्व अवकाश की वजह से वे थोड़े वक्त के लिए खेल से दूर रहीं, मगर यह उनके मैदान से बाहर होने का कारण नहीं हो सकता। दुनिया भर में ऐसे तमाम उदाहरण जिसमें महिला खिलाड़ियों ने मां बनने के बाद भी खेल के मैदान में बेहतरीन प्रदर्शन किया, उपलब्धियां हासिल की। यह समय समय पर साबित होता रहा है कि मातृत्व खेल क्षमताओं में बाधक नहीं है। बेहतर हो कि पूर्वाग्रहों या फिर बदले की भावना के बजाय किसी खिलाड़ी की योग्यता का आकलन खेल में उसके सक्षम होने का आधार पर हो। और आप सोचिए विनेश फोगाट तो विधायक भी हैं, तो वो तो आप देखते हैं कोर्ट चली गई,
बाकी आप देखिए छोटे स्तर की अगर किसी महिला को भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो वो तो कुछ कर भी ना पाती, वो तो कोर्ट भी नहीं जा सकती है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है। तो मैं कह रहा हूँ ये नियम कानून अच्छे हों तो अच्छी बात है, वरना भगवान भरोसे जब चल रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।